हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि कौन से ऐसे 5 वाइटल स्किल्स होते हैं जो कि एक रिसर्च स्कॉलर के अंदर होने चाहिए व्हेन ही और शी इज़ परस्यूइंग और गोइंग टू परस्यू हिज और हर पीएचडी प्रोग्राम। हम सब में से काफ़ी सारे लोग रिसर्च स्कॉलर बनने वाले हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं। तो अगर ये जो 5 स्किल मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं खुद अपनाता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने टारगेट को विद यू नो लिमिटेड और लेस एफर्ट्स आप अचीव कर लेंगे। आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस और टेंशन भी कभी नहीं होगा। तो दिस 5 vital skills I'm going to tell you in this video. So before that, if you are new to our channel, then you can subscribe it and you can also hit the bell icon for latest updates. You can also join our Telegram channel. The link is given in the description box, and you can download Success Classes app also, which is available in Google Play Store. Okay, चलते हैं अब अपनी फर्स्ट वाइटल स्किल की तरफ, एंड दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे अपन कह सकते हैं कि कोई एक इंसान क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है? जैसे कोई इंसान जो है, हमने सपोज ऐसा एग्जांपल लिया कि हमने पेपर 1 का एक टेस्ट करवाया। उसमें किसी 50 क्वेश्चंस का पेपर 1 होता है नेट जेआरएफ का, उसमें किसी बंदे के 46 आ गए, मतलब उसके 92 मार्क्स हैं। हम ये एनालिसिस कर सकते हैं ना कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ डूइंग वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई की है, उसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो क्या ऐसा पैरामीटर होता है जिसको हम देख करके, जिसको समझ करके हम ये पता लगा लेते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है? ऐसा क्या चीज़ होती है? तो याद करिए, आज आप लोगों को नव मैम ने एक चीज़ बताई थी, दैट इज़ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में एक मैक्सिम था एनालिसिस टू सिंथेसिस। क्या था? एनालिसिस टू सिंथेसिस उनका एक मैक्सिम था जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसमें क्या होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस में? इसमें होता ये है कि एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हमें याद आ रहा है वो स्लाइड, वो चौक वाला एग्जांपल थी। किसी बच्चे को आप कुछ समझा रहे होते हो, हाफ समझाना है, तो एक चौक का टुकड़ा जो है उसको आप बीच से आप कट कर दोगे, मतलब मिडिल से कट कर दोगे, तो वो बन जाएगा आपका हाफ। फिर आप उसके 4 टुकड़े कर दोगे तो आप उसको 1/4 करके आप उसको कॉन्सेप्ट समझा सकते हो कि कैसे हम A1 को 1/4 में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको रिसर्च स्कॉलर अगर आप हैं या आप बनने वाले हैं तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। कैसे क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए? जैसे कि आपके पास, आपको पता है, यू नो दैट देर इज़ अ रिसर्च प्रोसेस था जो हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम रिसर्च डिज़ाइन की अगर अपन बात करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने डाटा, अपनी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं। उस टारगेट पॉपुलेशन को सेलेक्ट करने के बाद उसमें से एक सैम्पल सर्वे करते हैं, एक सैम्पल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स। उसके बाद हम क्वेश्चनर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, सर्वे करते हैं, और हमारे पास वो जो है डाटा कलेक्ट हो जाता है, डाटा कलेक्शन करते हैं। उस डाटा कलेक्शन के बाद हम एनालिसिस और सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद आगे जा करके फिर हम जो कंक्लूजन और फाइंडिंग सजेशंस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि आपको एक पूरा टॉपिक पता है कि मुझे जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक में अपना आगे जा करके पीएचडी करनी है। आप उसको तोड़ो, मैडम भी बोलती है ना, तोड़ दो। तो वही चीज़ है यहाँ पे एनालिसिस सिंथेसिस में। आप एक साथ अगर आप कोई चीज़ देखोगे ना तो आपको, आप घबराहट ही हो जाएगी आपको कि इतना कुछ करना है, अपने को इतना सारा अपनी कुछ चीज़ करनी है। पर उसको टुकड़ों में अपने टारगेट्स बना करके आप करो कि आज मेरा ऑब्जेक्टिव है टू डिज़ाइन अ क्वेश्चन डिज़ाइन हो गया। उसके बाद फिर अब आपने जो टारगेट पॉपुलेशन चुनी थी उसमें से आपका सैम्पल साइज़ कितना होगा, आपने वो चुना। उसके बाद फिर आपने वो क्वेश्चन प्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ वेरियस इन्वेस्टिगेटर्स, वो भर के लेके आए, ठीक है। तो आप अपने टारगेट्स अगर आप फिक्स रखोगे ना, कभी भी आपको दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। अगर आप अपने आप को पूरा कंक्लूजन तक देखोगे ना तो ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। एक इंसान को अगर ऊपर तक पहुंचना भी तो उसको हर एक सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेगा। कभी यहाँ से वो एकदम से सीधे ऊपर छलांग नहीं लगा सकता, ठीक है, कि बिल्कुल 50वीं सीढ़ी से बिल्कुल वो पहली सीढ़ी तक पहुंच जाए एक जंप लगा करके। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो हमेशा जब भी आप एक रिसर्च स्कॉलर हो या आप जब भी कोई काम कर रहे हो अपने पीएचडी से रिलेटेड, तो ऑलवेज हैव दिस क्वालिटी ऑफ एनालिसिस टू सिंथेसिस। चीज़ों को ब्रेक करो। जब आपने ब्रेक कर लिया, ब्रेक करते करते सारा काम हो गया टाइम बाउंड के अनुसार, उस सबको फिर आप एक्यूमुलेट कर दो। उस सबको एक्यूमुलेट करने के बाद आपका पूरा का पूरा रिसर्च जो है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि होनी चाहिए, दैट इज एनालिसिस सिंथेसिस, जो कि अपन ने पढ़ा था मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में। सारी चीज़ों को तोड़ दो, एक टाइम निर्धारित करो कब वो चीज़ को आपको कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या करना है आपको, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम करते जाओ। फिर जब आप अपने टारगेट तक अचीव कर लोगे, एट द एंड आपने
कंक्लूजन तक आप पहुंच गए, उसके बाद आप सारी चीज़ों को सिंथेसाइज कर दो। सिंथेसाइज करके आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू द एंड आपको सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली मिल जाएंगी। तो ये होता है एनालिसिस सिंथेसिस, जिसमें आपका काम भी टाइम पे हो जाएगा और आपको बर्डन भी महसूस नहीं होगा। और जब आप सबको एक्यूमुलेट कर दोगे तो आपका रिसर्च प्रपोजल भी या रिसर्च जो आपका जो डिसर्टेशन है आपका, वो भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि पहले एक रिसर्च प्रपोजल था एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज हैव दिस हैबिट। मैं तो अपने जो कोट्स डालता रहता हूँ उसमें भी लिखता रहता हूँ कि डायरी वगैरह मेंटेन करो। और ये नवमें भी हमें बताया हुआ है कि जब भी आप कोई काम करना होता है ना, जैसे कि कल मेरे को ये काम करना है, तो एक डायरी में आप क्या कराओ, आप डायरी में लिख लो कि आज मेरे को ये काम करने हैं, तो वो काम होंगे फिर। और डायरी में नहीं लिखोगे तो क्या होगा, चीज़ें स्किप होने लग जाएंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में काम करो। अगर आपके पास डायरी नहीं है तो गोली मारो डायरी को। आपके पास नोट्स होंगे, नोट्स मतलब एक एप्पल में एक जैसे आईपैड है मेरे पास, तो एक नोट्स करके एक आता है जिसमें आप लोग लिख सकते हो। ऐसी बहुत सारी ऐप्स आती हैं लैपटॉप में और अलग अलग एंड्रॉयड फ़ोन में, आप उसमें लिख दिया करो, है ना। टू डू लिस्ट की तरह ही बोल रहा हूँ मैं, पर टू डू लिस्ट क्या रहता है उसमें, तो क्या है कि डेली बेसिस पे रहता है। डेली बेसिस पे रिसर्च का काम नहीं हो सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 डेज़ का, आप 3 डेज़ का आप कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हो और डेली बेसिस पे उसकी प्रोग्रेस चेक कर सकते हो, है ना। क्वेश्चनर डिज़ाइन करना है आपको काफ़ी ज़्यादा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। तो कई बार क्वेश्चनर जो है वो 2 दिन में जनरेट होता है, हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं, है ना, ऐसे कुछ टाइम लग जाता है। तो आप 2 दिन में देखो, 1 डे में आप प्रोग्रेस करो कि मैंने कम से कम 6 क्वेश्चंस बना लिए हैं, मुझे मेरा टारगेट था कम से कम 10 क्वेश्चंस में बनाऊँ। अब बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट डे बनाऊंगा। तो आपने देख लिया कि आपका जो है प्रोग्रेस वो सही चल रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये है कि ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है आपका। उसको लिखोगे तो आपको आंखों के सामने रहेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, और उसी के अकॉर्डिंगली दिमाग भी चलेगा और हाथ पैर भी चलेंगे फिर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करो, प्रॉपर फोल्डर्स बनाओ चीज़ों के। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, अरे हमने कहाँ लिखा था, हमने कहाँ लिखा था, अब खिचड़ी पक गई है। प्रॉपर फोल्डर्स बनाओ, अपने डेस्कटॉप पे रखो, या आप कोई फाइल बनाओ, उसके अंदर सारे फोल्डर्स देखो कि इसके अंदर मैंने लिटरेचर रिव्यू डाला हुआ है जो कि मैंने यूज़ किया है वाइल डूइंग माई रिसर्च। और आगे जाकर कभी आपको उस लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत होती है तो भटकते मत रहो कि कहाँ किया था, गूगल पे किया था, कहाँ किया था, हिस्ट्री देखो, ये देखो। आप फटाफट उसको फोल्डर को ओपन करो, उससे टाइम भी सेव होगा आपको और एक अननेसेसरी जो टेंशन है ना वो भी क्रिएट नहीं होगी। तो ऑर्गेनाइज करो चीज़ों को, एक टू डू लिस्ट या आप कह सकते हो एक डायरी बनाओ जिसमें अपनी सारी चीज़ें जो आपको करनी है वो सुबह या जब भी आपको जब आपका टारगेट है वहाँ लिखा करो, और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करोगे तो टाइमली आपका वर्क भी हो जाएगा और कुछ प्रोग्रेस भी नजर आएगी कि हाँ कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता दिया, ऑर्गेनाइज करो थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टमैटिक वे। थर्ड, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन यहाँ से कहाँ से आ गया है, कम्युनिकेशन का रिसर्च स्कॉलर से क्या है। कम्युनिकेशन में याद करो, हम लोगों ने अभी जो मैम की क्लास चल रही है हमने पढ़ा है लिसनिंग। लिसनिंग की हैबिट बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन में जो ज़िंदगी जिएगा वो कभी नहीं हो पाएगा। हम लोग पढ़ते हैं ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमको अपने आप को अपडेट करना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके घर नहीं आएंगी कि आपको हम लेने आए। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सीख करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन मीन्स आपको किसी को कम्युनिकेट नहीं करना है। कम्युनिकेशन के अंदर एक पॉइंट आता है दैट इज़ लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग आपको करनी है। जब आपको कोई आपका गाइड बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल रही है, मेरे यूट्यूब चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किसी और यूट्यूब चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हैव अ क्रिटिकल हैव अ एक्टिव लिसनिंग, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे काम के होने वाले हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लो, आप उसको माइंड में रखो। ये तो आपका वो यूजलेस हुआ। अगर आप ये सब वीडियो देखने के बाद आप इसको इनकॉर्पोरेट ही करोगे तो ये टाइम वेस्ट है और मेरे भी एफर्ट्स वेस्ट हैं, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए ये बना रहा हूँ ना कि जो मैं अपनाता हूँ, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है, जो मैंने अपने गाइड से सीखा है, जो मैं देखता हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो मैं सोचता हूँ कि आप लोग के अंदर भी आ जाए, जिससे हमारा जो आपका जो रिसर्च है वो सार्थक हो, टाइम पे हो, और आपको पास जल्दी से जल्दी आप डॉक्टरेट डिग्री आ जाए, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन मीन्स लिसनिंग, लिसनिंग मीन्स एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। जहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिले आप उसको फटाफट ले लो और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे तो आपका काम भी ईजी हो जाएगा और आपका जो वर्क रहेगा ना अपडेटेड रहेगा। कई सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 5-5 साल तक उनकी PhD वगैरह चल रही होती है, और वो जो 5 साल पहले उन्होंने टॉपिक लिया था, अब आपको क्या करना है, अब आपको एनवायरनमेंट में देखना भी, उसके अकॉर्डिंगली अपने जो आपका सिनॉप्सिस है ना उसमें आपको चेंजेस भी लेके आने हैं। आप सोच रहे हो कि 5 साल पहले था, अब 5 साल में तो कितनी टेक्नोलॉजी बदल जाती है। ठीक है, तो ये लिसन 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 मतलब आपको सुनना है कि क्या चल रहा है और क्या यू शुड हैव द अवेयरनेस, और अवेयरनेस आपके सामने है, आपके सामने वो चीज़ चल रही है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक, क्योंकि उसके लिए आपको लिसन करना पड़ेगा, आपको एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। तो लिसनिंग मीन्स आपके आसपास जो हो रहा है उसको भी आप देखो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने
रिसर्च वर्क में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो और आपका फिर रिसर्च वर्क जो है वो अप टू डेटेड कहलाएगा, है ना, पुराना या काफ़ी ज़्यादा ओल्ड नहीं कहलाएगा जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग आपके अंदर होनी थी, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल जाए, आपको मिल जाए और आप अपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी वर्क को और फिजिबल और अच्छे तरीके से कर सको। मैनेजिंग स्ट्रेस, ये तो बड़ा हो जाता है और मैनेजिंग स्ट्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अरे देख लेंगे यार, हो जाएगा बाद में, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, अरे हो जाएगा यार, अभी तो अपने कब 5 साल बाद सबमिट करानी है, अभी तो फिर नए नए रिसर्च स्कॉलर बने हैं। नहीं, यही तो स्ट्रेस का कारण है, फ्यूचर पे चीज़ें डाल देना स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। आप अभी से स्टार्ट करो अपना काम, है ना। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि यार ठीक है देखा जाएगा, अभी जेआरएफ हो जाए या ये सब चीज़ें हो जाए, उसके बाद हम जो है अपने पीएचडी के बारे में सोचेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी, तो कहाँ से कोई ऐसा कॉलेज बनाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा आपके लिए वैकेंसी, नहीं ना। वहाँ तब आपको स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, अरे यार काश उस वक्त भर लेते, पास तो नहीं आ सकता। यू कैन ओनली डू इज यू कैन रिग्रेट, आप रिग्रेट कर सकते हो, आप रो सकते हो, आप सैड हो सकते हो, पर वो चीज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका करने का। तो बेटर है अपने स्ट्रेस को मैनेज करो। स्ट्रेस को मैनेज ये पुरानी 3 चीज़ों से ही होगा, ऑर्गेनाइज करो चीज़ों को, एनालिसिस सिंथेसिस करो, और साथ ही साथ आप लिसन करो क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर ये सब चीज़ आपकी एक सही तरीके से चल रही है ना, तो आपको मजा ले, स्ट्रेस हो, टाइमली अपना काम कंप्लीट करो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डायरी बनानी पड़ेगी जो कि हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा, एनालिसिस करो, है ना, लिटरेचर रिव्यू पढ़ो, सब चीज़ें करो। मतलब कुल मिला करके जब आपका काम चल रहा है ना, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जहाँ आपका काम अटका या रुका, तो फिर तो स्ट्रेस होना चालू हो जाएगा, अरे यार हम अभी वहीं बैठे हुए हैं, 4 दिन हो गए, काम भी कंप्लीट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ, यू हैव टू गेट नॉलेज। क्योंकि बैठे बैठे कोई आएगा थोड़ी ना आपका दरवाजा खटखटाने के लिए कि लो तुमको ये दिक्कत हो रही है, और मैं तुमको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आप अपने गाइड से पूछो, आप अपने सीनियर से पूछो, आप यूट्यूब वीडियोज़ देखो, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली क्या है, आपको लर्निंग हो, और लर्निंग से आपका काम चलने लगे, पटरी पे आ जाए, उससे आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह पे होती है, चाहे हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है लेट लतीफ़ी, ठीक है। लेट लतीफ़ी करोगे तो स्ट्रेस होगा, और उसके बाद फिर वो टाइम चला जाएगा, और फिर सब कुछ भगवान भरोसे हो जाएगा। फिफ्थ इज़ लर्न फास्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फास्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको बताऊं, जो गाइड सुपरवाइज़र होते हैं ना, वो ऐसे कैंडिडेट को ही पसंद करते हैं। वो पहली चीज़ वही समझते हैं कि मैं एक बार बोलूं और मेरे रिसर्च स्कॉलर को, मेरे अंदर जो बंदा एज ए रिसर्च स्कॉलर काम करे, उसको समझ में आ जाए। आपको क्या लगता है, आप 4 बार उनको फ़ोन करके पूछोगे तो वो इरिटेट नहीं होंगे? हम इरिटेट हो जाते हैं, हम लोग जो कोई 5-6 बार एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता रहता है। तो ऑलवेज हैव दिस कैपेबिलिटी या दिस क्वालिटी ऑफ लर्निंग फास्ट। उन्होंने कोई चीज़ बोली आप, और लर्निंग फास्ट का सर कैसे होगा, और लर्निंग फास्ट तभी होगा जब बेस मजबूत होगा। उन्होंने बोला ओके डू दिस वर्क, जनरेट अ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चनर के बारे में नहीं पता, आपको बोला कि डू दिस थिंग साइंटिफिकली, या आपको आपको किसी ने बोला कि आई एम गोइंग टू डू अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अब आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में नहीं पता, वहाँ ब्रेक हुआ तो उसके आगे का काम खत्म। तो लर्न फास्ट के लिए आपके पास उस चीज़ की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को अडेप्ट कर पाओगे। अगर आपका बेस ही कमज़ोर है, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की नॉलेज ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो जो भी गाइड होगा आपको, वो तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ बोल रहा है ना कि आपको उस चीज़ की नॉलेज है, बिकॉज आप जो है रिसर्च की फील्ड में आए हुए हो। तो फास्ट लर्निंग के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और बेस स्ट्रांग होगा तभी आप कैची हो पाओगे, तभी आप चीज़ों को कैच कर पाओगे। बेस मजबूत है तो मोनोटोनस बना रहेगा, ख्याली पुलाव करते रहेंगे, और फिर आप पता क्या बोलोगे, आपके पास इतनी गट्स भी नहीं होंगे कि आप अपने गाइड से वापस पूछ सकोगे सर प्लीज़ रिपीट वंस। उसने बोला क्या रिपीट वंस, है ना। यू शुड हैव दिस quality of listening, you should have the quality of adapting things faster, जिससे आप उसको अडाप्ट कर लो, और अडाप्ट करने के बाद अब फटाफट काम भी होता रहेगा। लेट लतीफ़ी होगी और ये सब चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका काम डिले हो जाएगा। और फिर पता है ऐसे केसेस में आपको बताऊं, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। आप अपने गाइड के सामने ऐसा शो कर रहे हो कि आपको कुछ नहीं आता, शो कर रहे हो मतलब उसको समझ में आ रहा है कि आपको कुछ नहीं आता, बिकॉज कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो उन्होंने यूज़ की है रिसर्च की, वो आपको पता ही नहीं है कि वो क्या होती है। तो फिर वो उस केस में क्या है कि ही ऑलवेज थिंक कि आप पे एफर्ट्स लगाना इज़ अ वेस्ट। मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं एक साइकोलॉजी जनरेट कर रहा हूँ जो आपको शुरुआत से मेंटेन करके रखनी है। उसके लिए आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी एक अच्छा इंप्रेशन अपने गाइड के सामने बना सकते, तभी आपको काम देंगे। काम से बचना नहीं है, काम मिलेगा तो सीख मिलेगी, सीख मिलेगी तो आगे जा करके हमारी डॉक्टरेट डिग्री सार्थक होगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे अगर आप, तो डेफिनेटली आप अपना टाइम पे काम कर सकते हैं। आप अपनी रिसर्च जो आप कर रहे हो या जो पीएचडी कर रहे हो, उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मूथली, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप कर सकते हो। और फिर 5 साल जो अपन कहते हैं कि
टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद फिर आपके हाथ में होगी वो डॉक्टरेट डिग्री और फिर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लगा सकते हो, जो एक तरीके से अपन कह सकते हैं एक एम्बिशन होता है। ठीक है, सो दिस वाज द वीडियो जो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बताऊं, और आई होप मेरी ये वीडियो का तभी सफलता होगी जब आप इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करोगे और अपना जो काम है या जो अपना आप रिसर्च वर्क कर रहे हो उसको आप टाइमली अचीव कर लोगे और जल्द से जल्द अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।